Hello students, welcome to my channel. Myself Nimit sir, and today we are going to do our last part of this chapter number 1. So आज देखते हैं हम अदर ट्राइब्स के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लास्ट द्रविडियन तक हमने टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम अदर ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था निग्रियोटॉइड, ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियन, ये सब हमारे इंडिया में आए थे। उसके बाद देखिए मोंगोलॉइड आए, अल्पाइन, डिनारिक, एर्मेनाइट, ये 4 ट्राइब भी हमारे इंडिया में आई थी और इंडिया में आके सेटल हो गई। तो कौन सी ट्राइब्स जो आके इंडिया में सेटल हो गई थी? जो दूसरी ट्राइब्स थी मोंगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मेनॉइड। तो ये 4 तरह की ट्राइब जो थी जो इंडिया में आई थी। और ये मोंगोलॉइड कहाँ से आए थे स्टूडेंट्स? नॉर्थ चाइना, मतलब नॉर्थ चाइना से होकर वो तिब्बत आए और तिब्बत से आकर वो आसाम, सिक्किम, भूटान, वेस्ट बंगाल में सेटल हो गए। मतलब चाइना से तिब्बत में आने के लिए उन्होंने, मतलब आप देखो तो माउंटेन्स क्रॉस किए थे। तिब्बत से आसाम तक वो माउंटेन क्रॉस करके आए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम पे लोग एक देश से दूसरे देश में माउंटेन्स को ही क्रॉस करके जाते थे। तो नॉर्थ चाइना से तिब्बत होकर और तिब्बत से नॉर्थ आसाम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, भूटान में आकर सेटल हो गए। मतलब ये जो चाइनीज़ लोग थे वो जो तिब्बत से आके हमारे देश में ये सब रीजन में फैल गए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को इंडियन बना लिया, इंडियलाइज हो गए, इंडिया में आके सेटल हो गए। और उनका जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स था अगर आप देखो तो कैसे दिखते थे? जो उनका स्किन का कलर था ना वो वाइटिश और येलोइश था। थोड़ा बहुत उसमें येलो कलर का भी रंग देखा जाता था, मतलब उनकी जो स्किन थी वो येलोइश थी। फेस एकदम फ्लैट हुआ करता था, पतला हुआ करता था एकदम। चीक्स जो होते थे उनके गाल थोड़े जाड़े होते थे। आँख एकदम एलमंड, एलमंड मतलब बादाम, छोटी छोटी आंखें जैसे चाइनीज लोगों की होती है वैसी हुआ करती। इसलिए उन लोगों को लोग बोलते थे किराट। किराट का मतलब जिस व्यक्ति, जिस इंसान का स्किन का कलर येलोइश दिखता है, जिसकी आंखें एकदम बादाम जैसी छोटी होती है, उसे किराट बोलते हैं। अब हम आते हैं अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मेनॉइड पे। तो स्टूडेंट्स अल्पाइन, डिनारिक एंड अर्मेनॉइड, सो ये कहाँ से आए थे स्टूडेंट्स? सेंट्रल एशिया से आके इंडिया में सेटल हो गए। सेंट्रल एशिया अगर आप देखो तो जैसे सेंट्रल एशिया में अगर आप देखो तो रशिया, रशिया आ जाता है। उसके बाद अफ़गानिस्तान, तुर्किस्तान, कज़ाकिस्तान, आपने नाम सुना ही होगा, रशिया। उसके बाद तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, वहाँ से लोग इंडिया में आके सेटल हो गए। और ये सारी तीनों ट्राइब्स में थोड़े बहुत सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती थी, मतलब एक जैसे थोड़े थोड़े दिखते थे। और ये सब ट्राइब्स के लोग कहाँ कहाँ फैल गए इंडिया में? जो ये लोग बाहर से आए थे, फॉरेन से, रशिया से, तजाकिस्तान से, गुजरात, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा को अभी हम ओडिशा बोलते हैं। मतलब ये इंडिया के अलग अलग स्टेट में चले गए और वहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, इंडिया में सेटल हो गए, इंडिया में मैरिज कर ली, मतलब अपने आप को इन्होंने इंडियन बना लिया। अब पता नहीं पड़ता है कि ये लोग अल्पाइन है कि डिनारिक है कि अर्मेनॉइड है। अब सब एक ही बोले जाते हैं, इंडियंस। तो हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि ये लोग कौन से लोग कहाँ से आए थे पहले। अब आर्यंस के बारे में पढ़ेंगे, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। आर्यंस का टॉपिक बहुत ही आईएमपी है। द नॉर्डिक आर्यंस वेर द क्रिएटर ऑफ आर्यन सिविलाइजेशन। हमारे इंडिया में आर्यन सिविलाइजेशन को क्रिएट करने वाला नॉर्डिक आर्यंस। नॉर्डिक का मतलब पहले ये जो आर्यंस थे ना, हमारे इंडिया में कौन से एरिया में राज करते थे? हमारे इंडिया के नॉर्थ में, मतलब जो नॉर्थ में इनका ही बोलबाला था, इनका ही राज चलता था, इसलिए नॉर्डिक आर्यन बोला गया। और हिंदूज जो थे, हिंदूज अपने आप को आर्यंस ही बोलते थे। Hindus were called Aryans in ancient, and the area where they were densely populated was called, densely populated का मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी और जहाँ पे सिर्फ आर्यंस ही रहते होंगे। और ये नॉर्मली आर्यंस लोग हैं ना, अलग अलग नदी के पास जाके, रिवर्स के पास जाके सेटल हुए थे, जैसे कृष्णा, कावेरी, इंदस। क्योंकि इनका मेन मोटो था कि भाई पानी के पास सेटल होंगे तो एग्रीकल्चर इजीली होगा,
क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए होता है, और पानी जो है वो ड्रिंकिंग के लिए भी काम आता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी ये भी काम आता है। तो इंडिया में 7 नदी जो है मेन, 7 रिवर्स वेयर फ्लोइंग ओवर देयर, दैट रीजन इज कॉल्ड, जहाँ पे 7 नदी बहती है, जैसे हमारा भारत, हमारा इंडिया, इंडिया में आपको पता होगा तो 7 रिवर्स टोटल फ्लो होती है, उसमें गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। तो इसलिए उसको सप्त सिंधु बोला गया है। सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदी का समूह, जहाँ पे 7 नदी फ्लो होती है, दैट इज कॉल्ड, वो एरिया को, वो जगह को बोला जाता है सप्त सिंधु। और आर्यवर्ता का मतलब हमारे भारत, हमारा इंडिया में आप देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे इंडिया को पहले आर्यवर्त बोला जाता था। पहले का नाम था ये, अभी का नाम नहीं, बहुत पहले का नाम था। फर्स्ट आर्यन पॉपुलेशन वॉज, मैंने आपको बताया था पहले जो आर्यंस थे वो कहाँ पे आके सेटल हुए, नॉर्थ में और वेस्ट में। क्योंकि साउथ में तो आपको मैंने बताया था कि आर्यन के टॉर्चर को सहन नहीं कर सके द्राविडियंस, तो पहले द्राविडियंस नॉर्थ में ही रहते थे, पर आर्यंस लोगों ने उनको इतना मतलब परेशान किया कि ये द्रविडियंस कहाँ पे जाके चले गए, साउथ में चले गए, और नॉर्थ और वेस्ट में कौन रूल करने लगा, आर्यंस। आर्यवर्ता वॉज एक्सटेंडेड अप टू, तो ये जो आर्यवर्ता थे कहाँ कहाँ पे रूल करते थे, कहाँ कहाँ पे स्प्रेड हुए हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले मिथिला, मिथिला अभी हम बिहार बोलते हैं, पहले लोग मिथिला बोलते थे। तो ईस्ट में वो लोग बिहार में जाके सेटल हो गए, साउथ में विंध्याचल माउंटेन जो था वहाँ पे जाके सेटल हो गए, और दे वेर मोर एडवांस, बहुत ही मतलब टैलेंटेड थे, और उन्होंने भारत को नाम दिया। पहले भारत भूमि बोला जाता था, फिर भारत खंड, ये सब हमारे भारत के नाम है, हमारे देश के नाम है जो पहले बोले जाते थे, भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा। और ये जो भी नाम पड़े थे वो राजा भरत के नाम पे पड़े थे, जो हमारे देश के बहुत महान राजा हुआ करते थे। तो ये उनके नाम से ही हमारा नाम, भारत का नाम पड़ा था, भारत भूमि, भारत खंड, भारत वर्षा। आर्यंस वेयर द नेचुरल लवर्स, और उन्हें नेचर बहुत पसंद था, वो नेचर की पूजा करते थे, फिर वो ट्रीज़ हो, रिवर्स हो, माउंटेन्स हो, सन, विंड और रेन, मतलब आप देखोगे तो रेन मतलब इंद्र देवता, वरुण देव, सूर्य देव, गंगा नदी, बनियान ट्री, पीपल ट्री, आप देखो अलग अलग जो वाइल्ड एनिमल्स है उसमें अगर आप देखो तो लायन, पीकॉक, मतलब ये सब की पूजा हमारे देश में होती है, और इन्होंने ही मतलब हमें बताया कि नेचर की भी पूजा करनी चाहिए। और जो हाइम्स वगैरह होते हैं, हाइम्स का मतलब होता है भजन, प्रेयर्स, हमारे जो हम लोग जब गॉड गॉड की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो हम जो भजन गाते हैं, प्रेयर गाते हैं, उन प्रेयर का भी क्रिएटर आर्यन को ही माना जाता है। तो आर्यन ने ही हमें सिखाया कि भगवान के भजन कैसे किए जाते हैं। उसके बाद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सम रिलीजियस सेरेमनीज लाइक रेसिटेशन ऑफ वेदास, वेदास आपको पता ही होगा, जो यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, तो ये जो वेदास के श्लोक कैसे बोलते हैं, रेसिटेशन का मतलब हाउ टू प्रोनाउंस द श्लोक, दैट इज कॉल्ड रेसिटेशन। तो श्लोक का उच्चारण कैसे किया जाए, कैसे श्लोक को बोला जाए, हवन कैसे किया जाए, यज्ञ, आपको पता होगा जब हम लोग घर में कोई शांति करवाते हैं या कोई भगवान की पूजा करते हैं तो हम हवन करवाते हैं, तो उस हवन में वो हवन को कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा पंडित लोग हवन जब करते हैं तो श्लोक बोलते हैं, राइट। तो वो श्लोक को कैसे बोला जाए, कैसे ध्यान किया जाए, ये सब भी हमें आर्यन ने ही बताया। देयर वॉज अ फाइन अमेलगेमेशन ऑफ द ट्राइब्स विद द स्टाइल, अब देखो तो अमेलगेमेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, सारी ट्राइब्स इंडिया में एक दूसरे के साथ मिक्स हो गई, दैट इज कॉल्ड अमेलगेमेशन। इसलिए इंडिया का बहुत प्रॉस्परस हेरिटेज है, मतलब आप देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स के लोग आके गए और उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए, ये सब हमारे लिए बहुत ही रिच है। प्रॉस्परस का मतलब रिच होता है, बहुत कीमती होता है। फिर वो फॉरेनर्स हो या इंडियन ट्राइब्स हो, सब एक दूसरे के साथ अमेलगेमेट हो गए, सब एक दूसरे के साथ ऐसे मिक्स हुए कि उन्होंने अपनी पहचान खो दी, दिखा है ना, देखिए लॉस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। अब ये कौन से नाम से पुकारे जाते हैं, कौन से नाम से पहचाने जाते हैं, इंडियंस, ओके। आउटसाइडर्स एंड लोकल पीपल वेयर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, इंडिया की लैंग्वेज इतनी सारी है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, मराठी, इंडिया के अंदर स्क्रिप्ट आप देखोगे, स्क्रिप्ट के अंदर स्टोरीज, महाभारत, रामायण, तो
इतने ही सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होके ही फॉरेनर्स इंडिया में आए, क्योंकि दूसरे कोई कंट्री में आपको इतने सारे धर्म देखने को नहीं मिलेंगे, ना इतनी सारी पुरानी स्टोरीज देखने को मिलेगी। दैट्स वाई फॉरेनर्स अपने आप को इंडियनाइज कर दिया, मतलब फॉरेनर्स इंडिया में आके इंडियंस बन गए, इसलिए इंडिया बहुत महान है। They all become Indians in short time. In ancient India, the amalgamation of various culture, देखिए कल्चर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। मतलब आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आप इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, क्रिश्चियंस सब एक दूसरे के साथ रहते हैं। बहुत सारे कल्चर्स हमारे देश में माने जाते हैं, इसलिए हमारा इंडिया बहुत महान है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। तो हमें हमारे हेरिटेज को बचा के रखना है। तो हम हमारे हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे? ईच एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन हेरिटेज मेड इंडिया आई कैचिंग। अगर आप देखो तो इंडिया आई कैचिंग का मतलब इंडिया इज अ प्लेस वेयर टूरिस्ट अट्रैक्ट। बाहर से लोग इंडिया में क्यों आते हैं? घूमने के लिए। बिकॉज इंडिया में इतने सारे हेरिटेज है, इंडिया फेमस है। पिक्चर्स क्यू एंड अट्रैक्टिव। पिक्चर्स क्यू का मतलब होता है इंडिया की जो ब्यूटी है, इंडिया की सुंदरता है ना, पूरे दुनिया में नंबर 1 है। हेरिटेज ब्रोड ग्लोरी। अब ग्लोरी का मतलब होता है रिचनेस। इंडिया में इतना सारा पैसा आता कहाँ से है? इंडिया के लोग पैसा कैसे कमाते हैं? इतने सारे हेरिटेज जो है हमारे देश में, लोगों को काम मिलता है। फॉरेनर्स इंडिया में घूमने आएंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा, इसलिए लीडिंग पोजीशन पे है हमारा देश, नंबर 1 पोजीशन पे है हेरिटेज के मामले में। फिर वो नेचुरल हो, मतलब अगर देखो तो माउंटेन हो या रिवर हो, मैन मेड में आप देखो रेड फोर्ट हो या ताजमहल हो, सब में इंडिया आगे है। सो दिस इज़ द प्राइमरी एंड द पायोस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पायोस? पायोस का मतलब होता है ये हमारे सिटीज़न की मेन ड्यूटी है। बहुत ही, हम सब इंडिया के सिटीज़न हैं, तो हमें हमारे देश के हेरिटेज को बचा के रखना है। ये देखना है कोई उसको हार्म नहीं करे। अगर आपको लगता है कि आपके पास पड़ोस में, आपके नेबर में कोई मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल या कुतुब मीनार को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपको उसको रोकना है, उसको समझाना है कि ये हेरिटेज हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, हमें उसको बचा के रखना है। क्योंकि आने वाले समय में जो आपके फ्यूचर में जो लोग आएंगे, उनको भी ये देखने का मौका मिलना चाहिए। तो ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे आसपास जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हेरिटेज है, उसे बचा के रखें। तो एक कानून भी बनाया गया है, आर्टिकल 51A। ये एक लॉ है, ये एक लॉ है। उसके अंदर 6, 7 और 9 आपने देखा होगा, जैसे मूवीज़ में बहुत सारी, जैसे कोई मर्डर करते हैं तो जिसमें बताया जाता है 302 के तहत फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, वैसे ही इसमें बहुत सारे लॉ लगते हैं। ये हमारे कानून है, कानून के लॉ है, आर्टिकल 51A, 6, 7, 9। उसके अंदर बताया गया है कि जो भी इंडियन सिटीज़न है उन्हें अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करना है। अगर आप अपने हेरिटेज को नुकसान पहुंचाओगे तो आपको पनिश किया जाएगा, सजाएं दी जाएगी, जेल में डाला जाएगा। तो हम सब इंडिया के नागरिक हैं, तो हमें अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर। हारमोनियस का मतलब होता है पीसफुल। पीसफुल एकदम, जो हमारा कल्चर है वो एकदम पीसफुल है, हम किसी के साथ झगड़ा नहीं करते। तो हमें हमारे कल्चर को अच्छे से समझना है, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी वैल्यू को समझना है और उसको बचाना है। हमारा जो कल्चर है, हिंदू कल्चर हो या मुसलमान कल्चर हो, वो कल्चर को हमें ख़त्म नहीं करना है, उसे आगे बढ़ाना है। मेंटेन द फॉरेस्ट, टैंक, पॉन्ड्स। आपके आसपास जो भी जंगल है, जो भी फॉरेस्ट हो या कोई पॉन्ड्स हो या कोई लेक्स हो, उसको आपको ख़त्म नहीं करना है, उसको बचाना है। एनिमल्स हो, एनिमल्स का हंट मत करो। एनिमल्स अगर ख़त्म हो गए तो वापस से आने वाले नहीं हैं। तो ये सब एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट को हमें बचा के रखना है। फिर जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आप देखो तो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ में आपकी बसें भी आ जाती है, BRTS की ट्रेन्स आ जाती है। आप बस में जाओगे तो अगर आप बस को नुकसान पहुंचा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो तो ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हो, ताजमहल में घूमने जा रहे हो तो वहाँ पे आप उसके ताजमहल पे कुछ आप पत्थर से कुछ लिख रहे हो, तो वो उसकी ब्यूटी को ख़राब करेगा। तो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अहिंसा, कभी भी किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसको बचा के रखना है। नेचर हैज़ क्रिएटेड ब्यूटीफुल लैंडस्केप।
नेचर नेचर ने आपको इतना अच्छा मतलब लैंडस्केप दिया है, माउंटेन्स दिए हैं, ट्रीज दिए हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, तो आप उसको क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? उसकी प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब होता है उसकी जो प्योरिटी होती है, पवित्रता होती है, उसको बचा के रखो। मतलब जो ब्यूटी है वो कितनी अच्छी है, मतलब नेचुरल ब्यूटी, अगर आप उसमें फिर पॉल्यूशन क्रिएट करोगे तो उसकी ब्यूटी चली जाएगी। सेंसिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी। अब ताजमहल जब बनाया था शाहजहां ने तो एकदम प्योर वाइट था। अब आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज है, तो जिसकी वजह से ताजमहल थोड़ा पीला पड़ गया, येलोइश हो गया है, तो उसकी ब्यूटी जो ओरिजिनलिटी थी वो चली गई है। तो हमें उसे बचाना है, उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी तो कोई उसको देखने नहीं आएगा। ठीक है? तो हमारे फोर फादर्स ने हमें सब दिया है, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज हमें सब देके गए हैं, तो ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें उसे प्रिजर्व करें। द इंडियन हेरिटेज इज़ द आउटकम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। डेवलपमेंट, देखो हमारे पास इतना हेरिटेज है, हमारे देश में इतने सारे हेरिटेज है ना, जिसकी वजह से हम इंडियंस का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है? तो नेचर हैज़ जनरली डोनेटेड एबेंडेंटली। अब आप बोलोगे सर ये एबेंडेंटली क्या होता है? एबेंडेंटली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। ठीक है? हमारे भारत को, हमारे इंडिया को इतना सारा रिचनेस दी है, इतनी सारी हेरिटेज दी है। ठीक है? इंडिया अचीव इनवैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ डेवलपमेंट ड्यू टू इंडिया पिक्यूलर नेचर स्ट्रक्चर। इंडिया ने कितना सारा डेवलपमेंट हासिल किया है, और इंडिया के पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इतने सारे फॉरेनर्स अगर हमारे देश में घूमने आएंगे तो हमारे देश में कितना पैसा आएगा, और ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे देश का डेवलपमेंट करें उस पैसे से। तो इंडियन हेरिटेज इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। फिर वो सोशल डेवलपमेंट हो, मतलब सोसाइटी में डेवलपमेंट हो, पैसे में हो, इकोनॉमिकल का मतलब पैसा में डेवलपमेंट हो, पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हो, या कल्चरल डेवलपमेंट। देखो ये चारों डेवलपमेंट होंगे अगर हमारे हेरिटेज आने वाले समय में बचे रहे, तो सोसाइटी में सबके पास, सबका डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी में कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके पास पैसा आएगा, हमारी जो गवर्नमेंट है देश को अच्छे से चला सकेगी, गवर्नमेंट के पास भी टैक्स आएंगे, और हमारा जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहेगा। तो हेरिटेज को बचाना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।